De-extinction. Man caused extinction. Mammoths back on the planet. To bring these species back to life. डायनासोर्स आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले दुनिया के नक्शे से हमेशा हमेशा के लिए मिट गए। कहा यह जाता है कि ये जमीन पर तकरीबन 165 मिलियन साल तक जिंदा थे। पिछले चंद सालों में एक खबर भी गर्दिश करते पाई गई कि वुली मैमथ, जो कि आज से लगभग 10,000 साल पहले जमीन पे पाए जाते थे, उनको वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। With the woolly mammoths be brought back from the dead. सिर्फ यही नहीं बल्कि इनके साथ कुछ और जानवर भी हैं, जैसा कि डोडो, तस्मानियन टाइगर और रैट्स की एक किस्म शामिल है। अब जानना यह है कि डी एक्सटिंक्शन का ये प्रोसेस किस हद तक कामयाब हो सकता है। क्या इससे हर एक्सटिंक्ट हो जाने वाली स्पीशी जैसा कि डायनासोर वगैरह को भी दोबारा जिंदा किया जा सकता है? और आखिरकार साइंटिस्ट इन जानदारों को वापस लाना ही क्यों चाहते हैं? इन सब सवालों की खोज लगाते हैं। लेट्स डाइव इन। आपने जुरासिक पार्क जैसी मूवीज में इस कॉन्सेप्ट को देखा होगा कि साइंस की मदद से एक्सटिंक्ट हो जाने वाली स्पीशीज को वापस लाया जा सकता है। जैसे हमें दिखाया गया कि डायनासोर्स जो कि कई मिलियन साल पहले जमीन से मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए थे, उनको रेजोरेक्ट कर लिया गया था। लेकिन हकीकत में डी एक्सटिंक्शन ऐसे वर्क नहीं करती जैसा कि हमें मूवीज दिखाती हैं। दरअसल इसके लिए हमें उस जानदार के कंप्लीट डीएनए की जरूरत पड़ती है जिसको रेजोरेक्ट करना है। लेकिन इस डीएनए को हासिल करना भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जैसे ही एक जानदार मरता है उसका डीएनए डीके होना यानी खत्म होना शुरू हो जाता है। डीएनए की हाफ लाइफ तकरीबन 521 साल है। मतलब ये कि मरने के अगले 521 साल बाद इस जानदार का आधा डीएनए गायब। एक जानवर को मरे हुए जितना ज्यादा अरसा गुजर चुका होगा तो उसका डीएनए भी उतना ही डैमेज हो चुका होगा। ये प्रोसेस उन जानदारों के लिए है जिनको दुनिया से खत्म हुए अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, जैसा कि तस्मानियन टाइगर जो कि 1920 तक जिंदा थे, इसी तरह डोडो और मैमथ वगैरह जो कि रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुए। जब हम डी एक्सटिंक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें एग्जैक्टली उसी तरह के क्रीचर्स दोबारा देखने को मिल सकते हैं जैसा कि वो एक्चुअल में थे, बल्कि उनका एक हाइब्रिड वर्जन देखने को मिल सकता है कि जिसमें उन एक्सटिंक्ट होने वाले एनिमल्स की कुछ प्रॉपर्टीज मिल जाएं। Once a species is gone, it isn't possible to bring back an identical copy in every way. एक तरीका तो क्लोनिंग का है जिसमें हमें जेनेटिकली आइडेंटिकल जानदार मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इस जानदार के वेल प्रिजर्व्ड सेल्स और इस फैमिली का कोई ऐसा जानदार चाहिए जो कि अभी जिंदा हो, जो कि सरोगेट मदर का काम कर सकता हो। अब एक्सटिंक्ट होने वाले एनिमल्स के केस में अक्सर एक या फिर दोनों का ही मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर ये एक्सटिंक्शन हाल ही में हुई है तो ये करना मुमकिन है। जैसा कि पायरेनियन आइबेक्स के केस में उस स्पीशी के लास्ट मेंबर सीलिया के सेल्स को प्रिजर्व कर लिया गया था। 6 जनवरी ईयर 2000 को इस एनिमल को भी एक्सटिंक्ट करार दे दिया जाता है, लेकिन फिर 2003 में इन्हीं सेल्स का इस्तेमाल करके इसकी क्लोनिंग कर ली जाती है। दुख की बात यह है कि लंग्स प्रॉब्लम की वजह से वो जिंदा नहीं रह पाता और पैदा होने के अगले 7 मिनट में ही मर जाता है। थ्योरेटिकली ये एक आसान काम लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस 1% से भी कम है। इस आइबेक्स ही के केस में एक डोमेस्टिक गोट से 782 एग सेल्स लिए गए जिनमें एक्सटिंक्ट हो जाने वाले आइबेक्स के न्यूक्लियस को ट्रांसफर किया गया। इनमें से 407 ही एम्ब्रियो बन पाए, जिसमें से हाफ को सरोगेट गोट्स में ट्रांसफर किया गया, लेकिन सिर्फ एक ही आइबेक्स पैदा हुआ जो कि अगले 7 मिनट में ही मर गया। मतलब ये तरीका भी डायनासोर की रेजरेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि डायनासोर्स को मरे हुए इतना अरसा गुजर चुका है कि इसके वेल प्रिजर्व्ड सेल्स का मिलना नामुमकिन है। बट देयर इज अनदर वे। इस प्रोसेस में ब्रीडिंग के लिए उन जानवरों को चुना जाता है जो एक्सटिंक्ट हो जाने वाली स्पीशी से क्लोजली रिलेट करते हैं। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिसमें कई साल लग सकते हैं, और इतने साल लगने के बावजूद भी ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि हमें डिजायरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे भी या नहीं। बैक ब्रीडिंग की एक अच्छी मिसाल ज़ीब्रा की फैमिली से ताल्लुक रखने वाले जानवर क्वागा की थी। ज़ीब्रा की तरह इसके जिस्म पर भी धारियां या लाइनें हुआ करती, लेकिन जिस्म के सिर्फ अगले हिस्सों पर, जबकि पिछला हिस्सा ब्राउन कलर का होता था।
अब ज़ीब्रा क्योंकि क्वागा का क्लोज रिलेटिव है, इसलिए इसको बैक ब्रीडिंग के लिए सिलेक्ट किया गया। फिर उनमें से भी सिर्फ उन चंद ज़ीब्रास की ब्रीडिंग कराई गई जो कि क्वागा की प्रॉपर्टीज रखते थे। इस तरह से पैदा होने वाली फर्स्ट जनरेशन की दोबारा ब्रीडिंग कराई गई और इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया गया। 20 से 30 साल बाद कुछ कामयाबियां मिली, लेकिन मुकम्मल तौर पर हम क्वागा को वापस नहीं ला पाए। अब ये मेथड उन जानवरों के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकता कि जो लाखों साल पहले ख़त्म हो गए, क्योंकि उनकी फैमिली का कोई क्लोज रिलेटिव ही नहीं बचा, जिस वजह से डायनासोर को इस तरीके से भी वापस नहीं लाया जा सकता। जबकि मैमथ और टस्मानियन टाइगर के केस में इसको ट्राई किया जा सकता है, लेकिन लिमिटेशंस की वजह से यहाँ भी कोई खास कामयाबी नहीं मिल सकती। बट देयर इज वन मोर मेथड टू गो। जीन एडिटिंग पे एक कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेज बहुत काम कर रही है। इस कंपनी को 2021 में बेन लैम और मशहूर हार्वर्ड जेनेटिसिस्ट जॉर्ज चर्च ने बनाया था। इस तरीके में हमें एक ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस जीनोम और उसकी फैमिली का कोई क्लोज रिलेटिव चाहिए जो कि आज जिंदा हो। बहुत सी एक्सटिंक्ट स्पीशीज के केस में सीक्वेंस्ड जीनोम का मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना अरसा गुजर जाने के बाद इनका डीएनए डीके हो जाने की वजह से अपनी असल हालत में नहीं रहता, और अक्सर केसेस में तो इसकी फैमिली का कोई क्लोज रिलेटिव भी नहीं मिल पाता। लेकिन अच्छी खबर ये कि मैमथ के केस में हमारे पास ये दोनों चीजें मौजूद हैं। जी हाँ, कोलोसल बायोसाइंसेज के मुताबिक उनके पास मैमथ का सीक्वेंस्ड जीनोम और उनका क्लोज लिविंग रिलेटिव यानी हाथी दोनों मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कैसे हाथी को मैमथ में कन्वर्ट किया जाएगा। कोलोसल बायोसाइंसेज यहाँ पे एक जीन एडिटिंग टूल क्रिस्पर-Cas9 की बात करती है। ये एक तरह की जेनेटिक सिजर्स यानी कैंची का काम करता है। इस प्रोसेस में हाथी के जीन्स को काट के मैमथ के जीन्स को इसकी जगह पे पेस्ट किया जाएगा। सारे के सारे जीन्स नहीं, सिर्फ वो जो एक मैमथ के लिए खास होते हैं, जैसा कि घने बाल, ज्यादा फैट्स और कम टेम्परेचर की अडेप्टेबिलिटी। मैमथ की ट्रेट्स वाले जीन्स को हाथी के डीएनए में एडिट कर दिया जाएगा। तो फिर इस सब में मुश्किल क्या है? दरअसल यहाँ से आगे मजीद मुश्किल काम स्टार्ट होना है। वजह यह है कि एशियन एलिफेंट और मैमथ के डीएनए में 1.4 मिलियन बेस पेयर्स आपस में मुख्तलिफ हैं, जिनकी वजह से इनके दरमियान कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्क पाया जाता है। अब एशियन एलिफेंट को मैमथ की कैरेक्टरिस्टिक्स देने के लिए हमें इन 1.4 मिलियन बेस पेयर्स को एडिट करना पड़ेगा, जबकि डाटा के मुताबिक क्रिस्पर-Cas9 की मदद से एक ही वक्त में सिर्फ 33 यानी 33 बेस पेयर्स को ही एडिट किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से 1.4 मिलियन बेस पेयर्स को एडिट कर पाना बहुत मुश्किल काम है। इस सब के बाद एडिटेड डीएनए को क्लोनिंग टेक्निक के जरिए एशियन एलिफेंट्स के अंदर रखा जाएगा, जिससे जो जनरेशन पैदा होगी उसमें मैमथ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगी, यानी पूरी तरह मैमथ नहीं बल्कि एक हाइब्रिड मैमथ। अब ये टेक्निक भी हम डायनासोर्स को वापस लाने के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि न तो उनका सीक्वेंस्ड जीनोम मौजूद है और न ही उनकी फैमिली का कोई क्लोज लिविंग रिलेटिव। इस सारी बहस का खुलासा करें तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्यों आखिर साइंटिस्ट खत्म हो जाने वाले जानवरों को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं? इसकी एक बड़ी वजह तो ये बताई जाती है कि डी एक्सटिंक्शन का काम फिलहाल इन्हीं स्पीशीज पे किया जा रहा है जो कि हाल ही में दुनिया के नक्शे से गायब हुई, और ये एक्सटिंक्शन नेचुरल नहीं बल्कि ह्यूमन ड्रिवन थी। ग्लोबल वार्मिंग, बहुत ज़्यादा शिकार किया जाना और डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये नस्ल दुनिया से गायब हुई, क्योंकि हर जानवर इस इकोसिस्टम में अपनी एक खास जगह रखता है। अगर ये ख़त्म हो जाए तो इस इकोसिस्टम में एक खला बाकी रह जाता है, जिससे इम्बैलेंस पैदा होता है। इस इम्बैलेंस को ख़त्म करने के लिए ही इन जानवरों को वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। मैमथ जैसे जानवरों के ख़त्म होने से जो खला पैदा हुआ उसको फिल करने के लिए मैमथ की डी एक्सटिंक्शन पे काम जारी है। अब जहाँ इसके हक में बोला जाता है, वहीं पे इसके अगेंस्ट भी लॉजिक्स मौजूद हैं। एक तो ये कि क्या ये जानदार आज के हालात में सरवाइव कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि 100 साल पहले के हालात आज जैसे नहीं थे। दूसरा ये कि इकोसिस्टम एक या फिर 2 जानवरों से तो चेंज नहीं होने वाला, इसके लिए तो कई जानवर चाहिए, जबकि अभी तो एक जानदार को भी डी एक्सटिंक्ट नहीं किया जा सका, तो इतने सारे जानदार कैसे हो सकेंगे। तीसरा ये कि डी एक्सटिंक्शन के एक्सपेरिमेंट्स आज जिन जानवरों पे किए जा रहे हैं उनका क्या बनेगा।
आखिर में ये कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की अपनी जगह, लेकिन पहले एग्जिस्टिंग जानदारों को तो सेफ माहौल दिया जाए, क्योंकि आज तो जो जिंदा जानदार हैं उनको ग्लोबल वार्मिंग से खतरा है, डिफॉरेस्टेशन से खतरा है, जहरीले केमिकल्स और एक्सेसिव हंटिंग से खतरा है, जो कि हमारे माहौल में हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए बने रहिए।